Good morning, students. Today we are doing Ncert exercise of chapter 2nd, Era of One Party Dominance. So let us start with the textbook exercise, and the first question is that choose the correct option to fill in the blanks. So the first question is the first general election in 1952. Actually, the first general election was started from October 1951 to Feb 1952, बट अधिकतर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इलेक्शन हुए थे वो जनवरी 1952 के अंदर हुए थे. दैट्स द रीजन कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन को कौन सा इलेक्शन कहा जाता है, 1952 का इलेक्शन कहा जाता है. सो द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 इन्वॉल्व साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड आंसर इसमें आ जाएगा स्टेट असेंबलीज की. पहले लोकसभा चुनाव के अंदर संसद के चुनावों के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे. सेकेंड क्वेश्चन है द पार्टी दैट वॉन द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन द फर्स्ट इलेक्शन वॉज, तो इसका आंसर आ जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. सीपीआई जो पॉलिटिकल पार्टी थी 16 सीट के साथ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर. वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी की जो गाइडिंग आइडियोलॉजी है वो एक है कि ये स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को क्या चाहते हैं, फ्री चाहते हैं. इट मीन्स इकोनॉमी फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, कि कोई भी अर्थव्यवस्था है वो राज्य के नियंत्रण से क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए. दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट fill in the blanks. Next one is the match the columns. There are two columns, list A and list B. In list A there are given 4 leaders name, and in list B there are 4 political parties. So let us match the following leaders with their political parties. S.A. Dange belongs to Communist Party of India. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. सो दीज आर द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर बिलोंग्स टू these political parties. Next question is 4 statements regarding one party dominance are given. Mark each of them as true or false. 4 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सही है कौन गलत है, हमें उसको मार्क करना है. फर्स्ट, one party dominance is rooted in the absence of strong alternative political parties. Yes, it is true. one party dominance की जो जड़ें हैं वो कहाँ से शुरू होती है, जब विपक्षी दल जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. सेकेंड है वन पार्टी डोमिनेंस अकर्स बिकॉज ऑफ वीक पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन जनमत का वन पार्टी डोमिनेंस से कोई लेने देना नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स. वन पार्टी डोमिनेंस इज लिंक टू द नेशंस कॉलोनियल पास्ट. किसी भी देश के अंदर जो उसका इतिहास है उसमें वन पार्टी डोमिनेंस से उसका क्या रहता है, रिश्ता रहता है, नाता रहता है, इट मीन्स जुड़ाव रहता है. अगर किसी देश के अंदर वन पॉलिटिकल पार्टी है, अब चाइना है, चाइना हमेशा से एक कम्युनिस्ट कंट्री रहा है और वहाँ पर वन पार्टी का डोमिनेंस हमेशा बना रहा है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. इंडिया है, इंडिया के अंदर फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का क्या रहा था, डोमिनेंस रहा था. उसका रीज़न यही था कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको क्या दिया था, लीड किया था. दैट्स वाज द रीज़न कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही थी इलेक्शंस के अंदर, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. वन पार्टी डोमिनेंस रिफ्लेक्ट्स द अब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन ए कंट्री. अगर किसी भी देश में एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है, एक दल का वर्चस्व रहता है, तो क्या उस देश के अंदर डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो लोकतांत्रिक आदर्श होते हैं वो एब्सेंस होते हैं, ये रोंग आ जाएगा. क्योंकि इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन 1952, 1957 और 1962 के जनरल इलेक्शन में इसको जीत मिली थी. बट इंडिया के अंदर उस समय भी और आज भी डेमोक्रेटिक आइडियल्स क्या हैं, मौजूद हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ भारतीय जनसंघ और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन इन 1952, विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसमें यह पूछा गया है कि अगर भारतीय जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये राजनीतिक दल अगर अपनी सरकार बनाते तो क्या अंतर होता, इन विच रेस्पेक्ट्स वुड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन डिफरेंट. तो इनकी कौन सी जो योजनाएं हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिफरेंट होती है, या इनकी कौन सी गाइडिंग आइडियोलॉजीज थी जिसके आधार पर ये देश पर शासन करते. स्पेसिफाई 3 डिफरेंसेस इज फॉर बोथ द पार्टीज. और हमें इन तीनों के बीच में 3 डिफरेंसेस भी क्या करने हैं, याद करने हैं. क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर आज़ादी के बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद अगर भारतीय जनसंघ, बीजेएस या आपकी सीपीआई की गवर्नमेंट होती तो वो कैसे देश के ऊपर शासन करते. सो आंसर इज
If Bharatiya Janasangh had formed the government after the first election, the policies of the government would have been different in the following ways. First, the country would have become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition. भारतीय जनसंघ क्या कोशिश करता, भारत को एक आधुनिक भारत बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसका आधार क्या होता, उसका आधार भारतीय संस्कृति होती, उसका आधार भारतीय जो परंपराएं हैं वो होती. देयर वुड हैव बीन रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत. भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वो नहीं होता, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी अखंड भारत के अंदर बिलीव करती है. ये भारत और पाकिस्तान को क्या कर देती, रीयूनियन कर देती. हिंदी वुड हैव बिकम एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. अगर इस दल की सरकार बनती तो ये हिंदी भाषा को क्या कर देते, राष्ट्रभाषा घोषित कर देते. इफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड फॉर्म द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज वुड हैव बीन डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज. इट वुड हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन. ये राष्ट्रवाद की जो राष्ट्रीयकरण जो है उस पॉलिसी को क्या करते, इम्प्लीमेंट करते. देयर वुड हैव बीन स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी. सारी इकोनॉमी के ऊपर किसका कंट्रोल होता, राज्य का होता. देयर वुड हैव बीन सोशलिज्म इन द कंट्री. और देश के अंदर क्या होता, समाजवाद की स्थापना होती. इट मीन्स दैट ऑल द एसेट्स ऑफ द कंट्री आर कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी एंड द स्टेट. देश के अंदर जितनी भी पूंजी और जो भी संसाधन थे उन पर किसका अधिकार होता, वहाँ की सरकार का, राज्य का या वहाँ के लोगों का होता. तो ये तीन डिफरेंसेस हैं कि अगर भारतीय जनसंघ अपनी सरकार बनाती या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपनी सरकार बनाती. अब यहाँ पर 3 डिफरेंसेस देख लेते हैं भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीच में. कम्युनिस्ट पार्टी बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म. भारतीय जनसंघ डज नॉट बिलीव इन कम्युनिज्म. कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो साम्यवाद के अंदर विश्वास रखती है, लेकिन भारतीय जनसंघ जो है वो हिंदू नेशनलिज्म के अंदर क्या करती थी, बिलीव करती थी. ये जो भारतीय जनसंघ जो 1951 में बना था, ये 1980 में इसका जो सक्सेसर पॉलिटिकल पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है. भारतीय जनसंघ एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र में विश्वास रखती थी, भारतीय जनसंघ. द पार्टी कॉल्ड ए रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत. ये वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो चाहती थी भारत और पाकिस्तान मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण हो. ऑन द अदर हैंड द कम्युनिस्ट पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 वॉज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस एंड इंक्रीज वायलेंस अपराइजिंग इन तेलंगाना. दूसरी तरफ इस पॉलिटिकल पार्टी का ये मानना है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो सच्ची आज़ादी नहीं थी. द भारतीय जनसंघ वॉज इन फेवर ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बट कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट. जो बीजेएस है वो क्या करना चाहती थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहती थी, लेकिन अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो वो इस पक्ष में नहीं थी. सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती तो किस तरह देश के ऊपर शासन करते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन इज इन व्हाट सेंस वाज द कांग्रेस एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन कि किस तरह हम कांग्रेस को, किस तरीके से हम कांग्रेस को एक वैचारिक गठबंधन मानते हैं. मेंशन द वेरियस आइडियोलॉजिकल करंट्स प्रेजेंट विद इन द कांग्रेस. और कौन कौन से ऐसे राजनीतिक विचारधाराएं थी जो किसके अंदर विद्यमान थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्यमान थी. द कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन बिकॉज वेरियस आइडियोलॉजिकल करंट्स वर प्रेजेंट विद इन द कांग्रेस एज मेंशन बिलो. कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक गठबंधन थी क्योंकि बहुत से जो आपके क्या थे, विभिन्न विचारधाराओं वाले दल थे वो इसके अंदर क्या थे, मौजूद थे. देयर वर रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, पैसिफिस्ट, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड राइट लेफ्ट, ऑल शेड्स और द सेंटर. जितने भी आपके विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल थे वो किसी समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ करते थे, एक अंग हुआ करते थे. वो दे वर द पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर बनी है, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी का जो रूट है वो कहाँ से निकला है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकला है. द कांग्रेस वॉज ए प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप, इंटरेस्ट, इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट. अब कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म थी, एक ऐसा ढांचा थी जिस पर विभिन्न जो समुदाय थे, विभिन्न हितों वाले जो लोग थे और विभिन्न राजनीतिक दल थे वो नेशनल मूवमेंट में क्या लेते थे, हिस्सा लेते थे. अर्थात कांग्रेस पार्टी उस समय की सबसे डोमिनेंट पार्टी थी और हर प्रकार के जो व्यक्ति थे, समुदाय के जो व्यक्ति थे वो किसका अंग होते थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही अंग होते थे.
इन प्री इंडिपेंडेंस डे, अगर आज़ादी से पहले की बात करें, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। आज़ादी से पहले क्या होता था कि विभिन्न राजनीतिक दल कांग्रेस के भी सदस्य हो सकते थे और उनके अपने राजनीतिक दल भी हो सकते थे, अर्थात एक ही व्यक्ति 2 या 3 राजनीतिक दलों से संबंधित हो सकता था। सम ऑफ दीज लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस एंड बिकम अपोजिशन पार्टी। इस तरह का एग्जाम्पल कौन सी पार्टी है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो बाद में कांग्रेस से अलग होकर एक क्या बनी? विपक्षी पार्टी बनी। It may be mentioned here that despite differences regarding the method, specific programs and policies, the party managed to contain, if not resolve differences and build a consensus. यहाँ पर ये दे रखा है, मेंशन है कि कितने ही डिफरेंसेस हो, चाहे उनके प्रोग्राम्स के अंदर हो, चाहे उनकी पॉलिसीज़ के अंदर हो, फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वो क्षमता थी कि वो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, आइडियोलॉजीज वाली पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको अंदर क्या था? अपने समाये हुए थी। दैट्स द रीजन दैट कांग्रेस वाज नोन एज द आइडियोलॉजिकल कोलिजन। इसको एक वैचारिक गठबंधन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन is also important, that did the prevalence of one party dominant system affect adversely the democratic nature of Indian politics? From 1952, it was the first time when the first general election was held, 1957 and 1962. In these 3 general, Congress party won the majority. पहले 3 जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को क्या मिली? मेजोरिटी मिली। तो इंडिया के अंदर जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, क्या इसने भारत के लोकतांत्रिक जो प्रकृति थी उसको एडवर्सली इफ़ेक्ट किया? क्या उसको मतलब हम कह सकते हैं कि त्रासदी बनी लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए? क्या बुरा प्रभाव पड़ा लोकतंत्र के ऊपर? सो लेट अस स्टार्ट। The prevalence of a one-party dominant system did not affect adversely the democratic nature of Indian politics. There was no adversely effect of one-party dominance in our country, India, because the dominance of Congress party in India was different from the other cases. अगर हम बात करें चाइना की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, मैक्सिको हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर या तो वन पार्टी सिस्टम है। जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री इस दुनिया के अंदर, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। इट मीन्स कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दोज कंट्रीज आर अलाउ ओनली कम्युनिस्ट पार्टी कैन कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड इन सम कंट्रीज one political party use dirty tricks to win the election. But if we are talking about Indian National Congress, when Indian National Congress was a dominant party in the Indian political system, at that time India had multi-party system. It means that different political parties contested in the election and there was free and fair election held by our election commission. The election commission of India was set up on 25th of January 1950. Because the dominance of Congress party in India was different from other cases, it had happened under democratic condition. Many parties contested election in the condition of free and fair election and yet the Congress managed to win election. Multi-party system था, free fair election हुए, फिर भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली. उसके बहुत से रीजन थे. उसका सबसे बड़ा रीजन था रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू. सेकंड था जो लीडरशिप थी किसकी, हम मान लेते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो लीडरशिप थी कांग्रेस पार्टी के साथ, ये एक सबसे बड़ा कारण थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक डोमिनेंट पार्टी थी. ऑन द अदर हैंड, इन चाइना, क्यूबा एंड सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड ओनली ए सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री. द इंडियन कंडीशन वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. दिस वॉज द पोलिटिकल पार्टी विच बिलोंग टू वेरी फेमस पर्सनैलिटी मिस्टर नेल्सन मंडेला. अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के डोमिनेंस को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम किससे कर सकते हैं, ANC से कर सकते हैं, जो साउथ अफ्रीका की पॉलिटिकल पार्टी थी और एंड ऑफ अपार्थाइड रंग भेद की नीति के बाद जब 1994 में इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी क्या बनाई थी, सरकार बनाई थी. द रूट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सफलता थी उसकी जड़ें कहाँ तक थी, ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस पार्टी इन द फोर फ्रंट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. इस पॉलिटिकल पार्टी ने, ये पॉलिटिकल पार्टी 1885 में बनी गई थी और इसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को क्या किया था बेटा, लीड किया था. मैनी ऑफ आवर लीडर्स कॉन्टेस्टेड इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट्स एंड वॉन द इलेक्शन. इनमें से अधिकतर जो फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, उन्होंने
कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। दस इट डिड नॉट अफेक्ट एडवर्सली द डेमोक्रेटिक सिस्टम बट स्ट्रेंथन इट। इससे हमारे लोकतांत्रिक जो सिस्टम तंत्र था, लोकतांत्रिक तंत्र के ऊपर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु इससे इसको क्या मिली, मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज bring out the three differences each between the Socialist Party and Communist Party and between Bharatiya Janata Sangh and Swatantra Party. So we have already discussed about Bharatiya Janata Sangh, but there are three other political parties which we are discussing here. So three differences between the Socialist Party and Communist Party are as given below. द सोशलिस्ट पार्टी बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो ये सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी है, ये किसके अंदर विश्वास रखती है, कौन सी विचारधारा, लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर विश्वास रखती है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑन द अदर हैंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन जो आइडियोलॉजी उसके अंदर बिलीव करती है, एंड एडवोकेटेड सोशलिज्म एज ए सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द कंट्री। और ये समाजवाद को सभी समस्याओं का क्या मानती है, समाधान मानती है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंड विद इन द कांग्रेस इन 1934। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसका गठन 1934 में कांग्रेस के अंदर से ही हुआ, एंड वांटेड ए मोर रेडिकल एंड egalitarian Congress. However, after in 1948 when the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना संविधान चेंज किया और दोहरी जो पार्टी मेंबरशिप उस पर रोक लगा दी, द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म ए सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948. From 1935 the communist worked mainly from within the fold of Indian National Congress. A parting of ways took place in December 1941 when the communists decided to support the British in their war against the Nazi Germany. 1941 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने का क्या किया, निर्णय लिया, क्योंकि जो नाजी जर्मनी के अंदर जो कत्लेआम कर रखा था, किसने, आपके एडोल्फ हिटलर ने, उस समय इस पॉलिटिकल पार्टी ने ब्रिटिशर्स का साथ देने का क्या किया था, निर्णय किया था। द सोशलिस्ट पार्टी वॉज डिवाइडेड क्वाइट ए नंबर ऑफ टाइम्स। जो सोशलिस्ट पार्टी, इसका विभाजन कई बार हुआ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी, जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर्स। इन सभी पार्टी का गठन सोशलिस्ट पार्टी से हुआ। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज डिवाइड वंस इन 1964 एज ए रिजल्ट CPI एंड CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी। सो डियर स्टूडेंट्स, CPI का केवल एक बार ही विभाजन हुआ है 1964 में, 1964 में वो CPI और CPIM बनी। CPIM कौन है, जो चाइनीज़ आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करते हैं, और CPI कौन है, दोज पीपल, दोज पॉलिटिकल लीडर्स, दोज पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ रशिया। नेक्स्ट आता है थ्री डिफरेंसेस बिटवीन भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी। भारतीय जनसंघ was formed in 1951 and it won 3 seats in the first general election in 1952. 1952 के पहले आम चुनाव में केवल 3 सीटें भारतीय जनसंघ को मिली। द स्वतंत्र पार्टी was formed in August 1959. In the early years, Bharatiya Janata Sangh got support mainly from the urban areas in the Hindi-speaking states like Rajasthan, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों से सबसे ज़्यादा समर्थन मिला, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग एरिया थे। स्वतंत्र पार्टी वॉज सपोर्टेड बाय लैंडलॉर्ड्स, प्रिंसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस क्लास। और स्वतंत्र पार्टी जो थी, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, राजकुमार थे, उद्योगपति थे और बिजनेस क्लास के लोग थे, ये समर्थन करते थे। भारतीय जनसंघ हैड ए स्ट्रॉन्ग बेस। भारतीय जनसंघ का एक स्ट्रॉन्ग बेस था। इट्स lineage can be traced back into the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS and the हिंदू महासभा. These two important organizations supported BJS भारतीय जनसंघ and also भारतीय जनता पार्टी at present. स्वतंत्र पार्टी लीव्स बेस was narrow as its attracted landlords, princes, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस क्लास ओनली. अब इसका जो बेस था वो नैरो था क्योंकि इसके अंदर जो आम लोग थे वो नहीं जुड़ पाए थे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द BJS एंड स्वतंत्र पार्टी. Next question is very important and the question is what would you consider as the main difference between the Mexico and India under one party domination. अब डोमिनेशन की बात कर रहे हैं मैक्सिको में भी और इंडिया में भी. अब मैक्सिको के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी थी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जिसको PRI पार्टी के नाम से. ऑलमोस्ट 60 साल तक इस पॉलिटिकल पार्टी ने मैक्सिको के ऊपर शासन किया. दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करें तो लगभग 15 साल तक केंद्र और राज्यों में किसकी सरकारें रही थी? आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी. सो लेट अस स्टार्ट.
In Mexico, the Institutional Revolutionary Party और PRI dominated for almost 60 years. 60 साल तक लगभग इसका शासन रहा. PRI was mixture of various interests including military leaders. PRI के अंदर military leaders का भी क्या था, इंटरेस्ट था. इट मीन्स वो भी पार्टिसिपेंट्स थे. In Mexico, electoral laws were operated in a manner so as to ensure that PRI always won. चुनावों से संबंधित नियम ऐसे बनाए जाते थे मैक्सिको के अंदर कि हर बार किसको एडवांटेज मिले, पीआरआई पार्टी को एडवांटेज मिले. इलेक्शन वर रिग्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टी. सत्ताधारी दल के द्वारा हमेशा गड़बड़ की जाती थी, डर्टी ट्रिक्स यूज किए जाते थे ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम. इन मैक्सिको टैक्टिक्स एडोप्टेड बाय द पीआरआई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डोमिनेंस हैड ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी. लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि मैक्सिको के अंदर जितनी भी डर्टी टैक्टिक्स यूज की थी पीआरआई पार्टी ने, so people's lost faith in the democratic process. The citizens yet to develop full confidence in the free and fair nature of election. फिर भी जो वहाँ के नागरिक थे वो चाहते थे कि वहाँ पर क्या होने चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. नेक्स्ट आता है इंडिया. इन इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेशंस अबाउट फॉर 15 ईयर्स. 15 साल तक की डोमिनेशन था फ्रॉम 1952 टू 1957 एंड 1962. 1967 तक लगभग ये डोमिनेशन चलता रहा. 3 जनरल इलेक्शन तक. इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट रिप्रेजेंट मिलिट्री लीडर्स. इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी प्रकार का मिलिट्री लीडर को रिप्रेजेंटेशन नहीं था. इन इंडिया देयर वर ऑलवेज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. भारत में हमेशा फेयर, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते थे. इन इंडिया द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस डिड नॉट हैव एनी बैड इफेक्ट. जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन था उससे किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा. द रिलेशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन वर कॉर्डियल. उस समय विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के बीच में अच्छे संबंध थे. पीपल हैड full faith in democracy as well as there were always free and fair election. लोगों का पूर्ण रूप से लोकतंत्र में विश्वास था क्योंकि हमेशा वहाँ क्या होते थे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते थे. So dear students, today we discuss about the NCERT exercise of chapter 2nd. You have to learn this chapter by watching this video. Thank you and have a nice day.